हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि टेल्स ऑफ डीमन के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, नियली ने नैनगोंग को पहले ही डीमन क्लैन के खतरे से आगाह कर दिया था और साथ ही वो मिस्ट्री क्लाउड सेट को भी बहुत सारे पिल्स देने को तैयार हो गया था। बदले में उनसे मीरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड का फ्रेगमेंट ले लेता है और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नियली, जियून, निंगर और साथ में गॉडेस ये सभी एक साथ होते और इनके सामने मिरिड एंसेस्टर स्वॉर्ड के फ्रेगमेंट्स रखे हुए थे जो कि 6 पीसेस में थे और उन्हें जोड़कर मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड बनाई जा सकती थी। लेकिन नियली उन्हें बताता है कि ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इसके अंदर की स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसीलिए इसे रीस्टोर करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि नियली कहता है कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर निंगर और जियून बहुत ज्यादा खुश हो गई थी ये बात सुनकर कि उस मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड को वापस से रीस्टोर किया जा सकता था। वो लोग नियली से कहती है, नियली ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, ये तो बहुत ही कमाल की न्यूज है। तो नियली उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे लगा अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम सभी निराश हो जाओगे, लेकिन हमारे पास मौका है, हम इसे वापस से ठीक कर सकते हैं। और जब वो दोनों नियली से पूछती हैं कि ये कैसे होगा तो नियली बताता है कि इसके लिए मैं अपनी सेलेस्टियल फालन थंडर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूंगा और उसका यूज करके मैं मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड को वापस से रीस्टोर कर सकता हूं। लेकिन ये हो पाएगा या नहीं इसके लिए मुझे बहुत कोशिश करनी होगी। तभी दूसरी ओर से गॉडेस नियली से कहती है, क्या सच में ये पॉसिबल है? अगर ऐसा है तो हमें इसे ट्राई करना चाहिए। जिस पे नियली भी कहता है कि हाँ, मैं इसे एक बार ट्राई करता हूँ और खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जिसके बाद नियली अपनी सेलेस्टियल फालन थंडर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसके साथ में उस मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड के फ्रेगमेंट्स को कंबाइन करना शुरू कर देता है। तभी दूसरी ओर से गॉडेस कहती है कि हाँ, हमें इसे ट्राई करना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो हमारे पास 6 फ्रेगमेंट्स है ये हमारे लिए यूजलेस हो जाएंगे जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है। चलो एक बार देखते हैं, हो सकता है कि हम इस मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड को वापस से रीस्टोर कर सकें। अब जब नियली इस प्रोसेस को शुरू करता है तो थोड़ी ही देर में उसे प्रॉब्लम होने लग जाती है। वो उस स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पहले तो नियली समझ ही नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है, फिर उसे रियलाइज होता है कि उसकी जो सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड है वो मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही है। अब यहाँ पर नियली बिल्कुल शॉक था क्योंकि मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड जो थी वो एक सुप्रीम ट्रेजर था, लेकिन उसके सामने सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड भारी पड़ रही थी। नियली समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कौन सी स्वॉर्ड है, आखिर इसका ओरिजिन क्या है जो वो इतने स्ट्रॉन्ग वेपन को भी सरप्रेस कर दे रही है। नियली थोड़ी देर तक तो कंफ्यूज ही था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद नियली अपने बगल खड़े गॉडेस से पूछता है कि क्या आपको इस स्वॉर्ड के बारे में कोई भी मेमोरी याद है? मैं सेंस कर सकता हूँ कि ये मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड की पावर को डिवोर कर रहा है, ये बहुत ही पावरफुल ऑरा है। अब थोड़ी देर में उसकी स्वॉर्ड कंट्रोल से बिल्कुल ही बाहर होने लगी थी। नियली उसे संभाले हुए पकड़े हुए खड़ा था, लेकिन फिर भी वो उस स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये देखकर गॉडेस, जियून और निंगर ये सभी घबरा जाते हैं। निंगर और जियून तो नियली की ओर भागते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन नियली उन्हें मना करते हुए कहता है कि मुझे टच मत करना क्योंकि इसकी पावर को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर तुमने मुझे टच भी किया तो ये आउटबर्स्ट हो जाएगा और हम सब के सब मारे जाएंगे। अब इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, मुझे तुरंत ही अपने रिवर एंड माउंटेन मैप के अंदर जाना होगा क्योंकि वहीं पर मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो नियली तुरंत ही अपने रिवर एंड माउंटेन मैप को बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर चला जाता है। वहां पहुंचते ही नियली कहता है कि यहाँ पर सब कुछ मेरे कंट्रोल में होता है, फिर चाहे ये स्वॉर्ड मुझसे स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर उसकी पावर्स बाहरी वर्ल्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब सामने नियली उस स्वॉर्ड को देखता है तो वो स्वॉर्ड अभी भी बहुत ही खतरनाक लग रही थी। वहीं पर जियून
और निंगर भी आ गए थे। वो सभी उस स्वॉर्ड को देख रहे थे जो नियली और उन लोगों के सामने थी। वो स्वॉर्ड बहुत कमाल की लग रही थी। नियली उसे देखकर कहता है कि इस स्वॉर्ड ने मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड के सभी फ्रेगमेंट को एब्सॉर्ब कर लिया है और इसके बाद इसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। जरूर ये स्वॉर्ड किसी आउटर वर्ल्ड का क्रिएशन है, वरना यहाँ पर मैं इसे कंट्रोल जरूर कर सकता था। अब नियली पूछता है गॉडेस से कि ये स्वॉर्ड आखिर आई कहां से है, मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा। नियली उस स्वॉर्ड से खुद को कनेक्ट करता है और एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया था, जहां पर उसे एक वॉइस सुनाई देती है जो कहती है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसका कोई भी एंड नहीं है, हर एंड एक नई शुरुआत होती है। अब यहाँ पर नियली उस वॉइस को सुनता है तो कहता है कि ये कौन है। उसे लगता है कि ये कोई एम्प्टी वर्ल्ड एम्परर है जो उसके सामने नहीं आ रहा है और साथ ही नियली को वहां पर कुछ इंस्क्रिप्शंस भी दिखाई देते हैं जो कि एंशिएंट लैंड सिटी स्टोन से जुड़े हुए थे। नियली को वहां पर बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। साथ ही उसे मिरियड फेनोमेना स्पेस फॉर्मेशन भी दिखाई देता है जो कि सिटी लॉर्ड का था। और इसके अलावा नियली को बहुत सारी मेमोरीज भी दिखाई दे रही थी जो उससे सेलेस्टियल इल्यूजन सेक्रेट रियम से थी। नियली उसी सेलेस्टियल फॉलन स्वॉर्ड के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो जानना चाह रहा था कि आखिर ये वेपन क्या है और तभी सामने नियली को एक मास्टर दिखाई देते हैं जिससे वो स्वॉर्ड जुड़ी हुई थी। अब नियली थोड़ा सा समझ पाता है कि ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड और साथ ही उसकी टाइम एंड स्पेस बुक दोनों ही आउटर वर्ल्ड से है, दोनों का ओरिजिन आउटर वर्ल्ड से है और साथ ही जो इसे कंट्रोल कर रहा था वो भी आउटर वर्ल्ड से ही था। लेकिन अभी भी नियली एग्जैक्टली नहीं जानता था कि ये स्वॉर्ड कहां से आई है और आखिर इस स्वॉर्ड का हमारी दुनिया में होने का रीजन क्या है। जिसने भी इसे छोड़ा है उसने इसे क्यों छोड़ा है। अब नियली यहाँ पर सोचने लग जाता है कि जो डीमन लॉर्ड है इस स्वॉर्ड से भी उसका मुकाबला करना नामुमकिन है, क्योंकि उस बंदे के पास ऐसे वेपन्स है जो दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन्स हो सकते हैं। यहाँ पर नियली को एक पल के लिए ये भी लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड उसी की हो और आउटसाइड से आई हो, हमारे टाइम एंड स्पेस बुक से हमारी इस दुनिया में। नियली याद करने लग जाता कि अपने प्रीवियस लाइफ में उसने टाइम एंड स्पेस बुक को सरप्रेस कर लिया था और उससे डीमन लॉर्ड पर अटैक भी किया था, लेकिन उसके बाद भी वो हार गया था। लेकिन इस बार नियली के पास ये सेलेस्टियन फॉलन थंडर स्वॉर्ड भी होगी तो इससे नियली के लिए आसान हो जाएगा उसका मुकाबला कर पाना। और अब इसीलिए नियली उस सेलेस्टियल फॉलन स्वॉर्ड को खुद से मर्ज करना शुरू कर देता है। नियली अपना एक हाथ उस स्वॉर्ड के ऊपर रखता है और जैसे ही नियली ये करता है उस स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही भयानक डिवोरिंग ऑरा निकल रहा था और उसकी एनर्जी नियली की सोल पावर कंज्यूम कर रही थी। अब नियली की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर गॉडेस जब ये देखती है तो वो भी घबरा जाती है कि ये डिवाइन स्वॉर्ड उसकी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सभी लोग देखते हैं कि अब हम क्या करें, नियली की मदद कैसे करें। तो गॉडेस बताती है कि हम सभी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी नियली को देनी होगी, क्योंकि वो स्वॉर्ड लगातार नियली की सोल पावर को एब्सॉर्ब कर रही है, इसीलिए हमें उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाना होगा। और ऐसे ही वो तीनों एक साथ मिलकर अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी नियली की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। लेकिन अभी भी नियली की हालत खराब थी, क्योंकि सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड के अंदर का जो स्पिरिट थी वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसीलिए वो स्वॉर्ड नियली की सोल पावर को खींचकर उसकी स्पिरिट को उस सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड की नई स्पिरिट बनाना चाहती थी। इसीलिए वो उसकी सारी सोल पावर को एब्सॉर्ब कर रही थी। और अगर एक बार उस सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड ने नियली की स्पिरिट को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया तो नियली की फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो उस स्वॉर्ड की स्पिरिट बनकर रह जाएगा। नियली सोचता है कि ये मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता हूँ। मैंने नया जन्म इसलिए नहीं लिया था कि एक दिन ये स्वॉर्ड मेरी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करके मेरी स्पिरिट को इस सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड के अंदर कैद कर ले। मुझे इसे डिफेंड
डिफेंड करना ही होगा, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब नियली के कंट्रोल से सब कुछ बाहर हो गया था। नियली की सारी पावर एग्जॉस्ट हो रही थी। नियली अपने एंड की तरफ पहुंच गया था कि तभी हमें एक आइस दिखाई देती है जो कि बहुत भयानक और बहुत ही बड़ी सी आइस थी। अब ये किसकी है ये तो आपको अभी आगे पता चल ही जाएगा। दूसरी ओर निंगर और जियोन दोनों थक गए थे क्योंकि अब उनकी एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो रही थी, क्योंकि वो लोग जो एनर्जी मिलकर नियली को पास कर रहे थे वो उस स्वॉर्ड के सामने एक बकेट के अंदर पानी की बूंद जितनी थी। वो लोग मिलकर भी नियली की हेल्प नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही कम थी कि तभी हम देखते हैं उनके पीछे से एक भयानक ऑरा निकलकर सीधा नियली की ओर जाता है और नियली की बॉडी में एंटर कर जाता है और नियली फील करता है कि ये बहुत ही वास्ट पावर है। अब ये एनर्जी एक ऐसी सोल पावर थी जो नियली की हेल्प कर सकती थी, लेकिन ये किसकी है? तभी वहां पर जिंडैन आ जाता है। जिंडैन बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। जिंडैन को वहां पर देखकर नियली, जियोन, निंगर सभी खुश हो गए थे। सभी समझ गए थे कि जिंडैन नियली की मदद करने के लिए आया है, क्योंकि जिंडैन रिवर एंड माउंटेन मैप के अंदर रह के कल्टिवेट करके काफी स्ट्रॉन्ग बीस्ट बन गया था और अब नियली की बारी थी उस सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड को कल्टिवेट करने की। इसीलिए अब नियली जिंडैन की पावर्स को अपने साथ कंबाइन करके उस स्वॉर्ड से खुद को कनेक्ट करना शुरू कर देता है। नियली एक बहुत बड़ी सी एनर्जी को गैदर करता है और उस पूरी एनर्जी को अपनी और जिंडैन की एनर्जी से मर्ज करके उस स्वॉर्ड के अंदर एंटर करा देता है और वो एनर्जी उस पूरी स्वॉर्ड के अंदर उतर जाती है। उस स्वॉर्ड के अंदर हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए दिखाई देते हैं और अब धीरे धीरे वो स्वॉर्ड शांत होने लगी थी और नियली बहुत ध्यान से उस स्वॉर्ड को देख रहा था, क्योंकि नियली ने उस सेलेस्टियन फॉलन थंडर स्वॉर्ड को मीडिएट एंसेस्टर स्वॉर्ड फ्रेगमेंट के साथ में मर्ज कर दिया था और फाइनली उसने अपने लिए एक सुप्रीम वेपन तैयार कर लिया था। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट